नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। ये बात गलत है। बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ये भी बात गलत है। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ये बात सही है, ऑप्शन सी सही है। सर्दियों में जब बर्फ पर नमक डालते हैं तो जो नमक होता है ये पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है, इसीलिए बर्फ पिघलने लगती है। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दिवस आया है तो सितंबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 जो सितंबर है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। इंजीनियर डे मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस भी मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 जो सितंबर है, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। वन शहीद दिवस मनाया जाता है। रिपीट कर लेते हैं। जो सितंबर माह है तो सितंबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है।
11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है कि चोल वंश एक तमिल वंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में शासन किया। यह बात बिल्कुल सही है। जो चोल वंश था ये एक तमिल वंश था और इसका जो राज्य क्षेत्र था वो तमिलनाडु के आसपास था। जो कोरोमंडल तट है, त्रिचनापल्ली है और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी भारत का, वो चोल वंश का शासन क्षेत्र था या राज्य क्षेत्र था। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की है। विजयालय ने की है। इस प्रकार कथन एक सही है। दूसरा कथन कहता है कि चोल वंश समृद्धि गंगा नदी घाटी में संपन्न हुआ। ये बात गलत है। गंगा नदी उत्तरी भारत में है। जो चोल वंश समृद्धि हुआ है वो गंगा नदी में नहीं, कावेरी नदी में हुआ है। कावेरी नदी के आसपास चोल वंश का शासन था। इसी नदी के आसपास समृद्धि हुआ है। कावेरी नदी दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में बहती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन ए कहता है एक सही है और दूसरा सही है। ये गलत है। एक सही है और दो गलत है। हाँ, ये बात सही है कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है। जीएसटी का दोहरा मॉडल मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों जीएसटी लगाते हैं। केंद्र भी जीएसटी लगाता है और राज्य भी जीएसटी लगाता है। तो ये भारत में जीएसटी का दोहरा मॉडल है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी लाया गया। रिपीट कर लेते हैं। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी को लाया गया या जीएसटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और जीएसटी अनुच्छेद 246 ये में 246 ये में जीएसटी का उल्लेख है। जीएसटी भारत में लागू हुई 1 जुलाई 2017 को और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई? तो विश्व में सबसे पहले जो जीएसटी है ये फ्रांस देश में लागू हुई। 1954 ईस्वी में जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में लाया गया था। जो यूरोपीय देश हैं वहाँ जो जीएसटी का मॉडल है वो एकल मॉडल है, लेकिन जो भारत है, भारत ने जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है ये कनाडा देश से लिया है।
तो कनाडा और भारत में जीएसटी का दोहरा मॉडल है। जो यूरोपीय देश हैं यहाँ जीएसटी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाता है। और अनुच्छेद 279 ये में जीएसटी परिषद है और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जीएसटी परिषद का जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। और भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो जीएसटी परिषद की जो अध्यक्ष हैं वो निर्मला सीतारमण है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी है? ये लूनी नदी है। लूनी नदी संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी है। जो लूनी नदी है, लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी से है। अरावली पर्वत श्रेणी से लूनी नदी निकलती है। अरावली पर्वत श्रेणी है ये, और अरावली पर्वत श्रेणी अजमेर से, अजमेर जिला है राजस्थान का, ये यहाँ से निकलती है और ये गुजरात का कच्छ है, और गुजरात के कच्छ के रण में लूनी नदी समाप्त हो जाती है। लूनी नदी एक मरुस्थलीय नदी है। लूनी नदी एक मरुस्थलीय नदी है। इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी अजमेर से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, और यह एक मरुस्थलीय नदी है। चंबल नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदियां यमुना की सहायक नदी है। जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर मुद्रा अमेरिका की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। रुपया भारत की मुद्रा है, रुपया भारत की मुद्रा है। रेमिनबी ये चीन की मुद्रा है। पाउंड इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की मुद्रा है। एक मुद्रा है यूरो। जो यूरो मुद्रा है ये यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। एक मुद्रा है एन। एन मुद्रा जापान की मुद्रा है। एक मुद्रा है वान। जो वान मुद्रा है ये दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा है। वान मुद्रा दक्षिणी अफ्रीका देश की मुद्रा है। अब इस प्रकार ऑप्शन सी सही है, रेनमिनबी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत की किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये करंट का प्रश्न है। 2020 में जब ये प्रश्न पत्र आया था तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है। महाराष्ट्र राज्य से चीन की ग्रेट वॉल कंपनी मोटर कंपनी ने भारत की महाराष्ट्र राज्य से समझौता किया था $1 बिलियन से संबंधित। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। ये भी करंट का प्रश्न है 2020 का। श्रीलंका देश के साथ भारत और जापान ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेकर समझौता किया है श्रीलंका देश से। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंगका दर्रा और खारदोंग दर्रा और लानकला दर्रा, ये तीनों जो दर्रे हैं ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में
कोंगका दर्रा, खारदोंग दर्रा और लानक दर्रा ये तीनों दर्रे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। और लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख, माना, मूलिंग ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। लिपुलेख, माना, मूलिंग ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। इस प्रकार जो उत्तराखंड का दर्रा पूछ रहा है तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है, ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। ये भी करंट का प्रश्न है। कहता है कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार प्रत्येक दिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। तो औसतन 144 मिनट प्रतिदिन सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करता है व्यक्ति, ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, यहाँ कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। तो जो स्पैम शब्द है ये अनचाहे ईमेल से संबंधित है, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं। ये जो ड्रैगन मक्खी होती है, ड्रैगन मक्खी अपनी आंखों के लिए प्रसिद्ध है। ड्रैगन मक्खी को हम सभी जानते हैं, ये बरसात के महीने में धान के जो खेत होते हैं वहाँ ये अपने झुंड में उड़ती हैं, और जब भी ये ड्रैगन मक्खी अपने झुंड में आती हैं तब हम सब कहते हैं कि बारिश होने वाली है। इसे गांव की भाषा में जो है तित्तुर कहते हैं, तो यही तिउरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिउरा। गांव की भाषा में इसे तिउरा कहते हैं। इसका जो शरीर होता है वो एक प्रकार से हेलीकॉप्टर की तरह होता है शरीर, और इसके जो पंख होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। इसके 6 पैर होते हैं, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। और गांव में क्या होता है कि बच्चे इसकी पूंछ में तागा बांध लेते हैं और फिर उड़ाते हैं। ये इसी को ड्रैगन मक्खी कहते हैं। और ड्रैगन मक्खी अपने आंखों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस मक्खी की बात कर रहा है? ड्रैगन मक्खी, ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था। क्या था वो? किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण था, या राजस्व कानूनों का प्रशासन था, या कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य था। ये कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य था, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा 2000 रुपये के नोट का आकार, इसे मिटा देते हैं, 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? ये भारतीय मुद्रा है, 2000 रुपये का नोट। जो ये नोट है इसका जो चौड़ाई है ये 66 mm है, और जो लंबाई है इसकी वो 166 mm है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। ये 2000 का जो नोट है इसका जो रंग यानी कि कलर है वो मैजेंडा कलर का है, मैजेंडा कलर का है। इस पर मंगलयान का चित्र बना है, मंगलयान का चित्र बना है। इस पर मंगलयान का चित्र बना है, ये मैजेंडा कलर की है, और यहाँ पर गांधी जी बने हुए हैं, और इसमें ब्रेल प्रिंट है। ब्रेल प्रिंट मतलब ये होता है ब्रेल लिपि से संबंधित है। जो दृष्टि बाधित लोग इसको
पहचान सकें, इसीलिए ये ब्रेल प्रिंट है। ये दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनको पहचानने में सहायता करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? देखिए, सबसे पहले 2008 में हमने चंद्रयान प्रथम भेजा था, चंद्रयान फर्स्ट भेजा था। किस वाहन से भेजा था? PSLV C11 से। इसके बाद में दूसरी बार हमने अब ये वाला भेजा, फिर दूसरी बार हमने 2019 में चंद्रयान सेकंड भेजा, चंद्रयान सेकंड भेजा। जो चंद्रयान सेकंड है ये मिटा देते हैं इसको, चंद्रयान सेकंड GSLV MK थर्ड M1 से भेजा। फिर तीसरी बार हमने 2023 में 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान थर्ड भेजा, चंद्रयान थर्ड भेजा, जो अगस्त, कौन सा अगस्त? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। और किस यान से हमने इसको भेजा था? LVM-3M4 से, LVM-3M4 यान से चंद्रयान 3 भेजा गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। इस प्रकार भारत विश्व का एकमात्र पहला देश बन गया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। और इसमें जो चंद्रयान है इसमें दो चीजें हैं, एक लैंडर है और दूसरा प्रज्ञान है। जो लैंडर है, लैंडर का नाम विक्रम है, और जो रोवर है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसमें दो चीजें हैं, एक रोवर है, दूसरा लैंडर है। जो रोवर है, रोवर का नाम प्रज्ञान है और लैंडर का नाम विक्रम है। जहां पर ये लैंड हुआ था चंद्रयान 3, उस पॉइंट का शिव शक्ति नाम भारत सरकार ने दिया था। और 23 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। इसीलिए भारत ने 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। इस प्रकार पूछ रहा है कि चंद्रयान सेकंड की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ये सही है। GSLV MK थर्ड M1 से चंद्रयान सेकंड भेजा गया था 2019 में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? बेरियम क्लोराइड जो रसायन है, ये जब हम दिवाली में गोला बारूद छोड़ते हैं जो ऊपर की ओर जाता है और नीले रंग का प्रकाश करता है, तो ये बेरियम क्लोराइड के कारण है। तो ये जो आतिशबाजी है ये हरे रंग का, ये बेरियम क्लोराइड है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत देखिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था कांग्रेस के समक्ष। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने तैयार किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था कि हाँ इस प्रस्ताव को पेश किया जाए।
कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को पास कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन वाला प्रस्ताव। फिर इसके बाद में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और मध्य रात्रि के समय अंग्रेजों ने ऑपरेशन हावर के तहत सभी बड़े नेता को या बड़े क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब जब बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो उषा मेहता, अरोड़ा आसफ अली और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सभी लोगों ने भूमिगत होकर यानी कि भूमि के अंदर होकर रेडियो द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने लगे और इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया और गांधी जी को गिरफ्तार करके आंगा खा पैलेस में रखा गया जो पूना में स्थित था। इसमें गांधी जी के साथ इस पूना खा पैलेस में उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और उनके जो सचिव महादेव देसाई थे वो उनके साथ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल बिहार में रखा गया। जो जयप्रकाश नारायण थे इनको गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल बिहार में रखा गया और जो जयप्रकाश नारायण थे वो दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से भाग गए और भाग के नेपाल के जंगलों में गए और वहां आजाद दस्ते का गठन किया और पुनः भारत वापस आए और आजाद दस्ते के द्वारा अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिकों को रात के समय लाठियों से उनकी बहुत सारी पिटाई की। इस प्रकार ये बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब हुआ था तो इसमें झारखंड से नेतृत्व किसने किया था? जो चूनाराम महतो थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड से नेतृत्व किया था। जयपाल सिंह ने झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 ईस्वी में आया। इसमें 9 सदस्य होते हैं और मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। ऑप्शन ये सही है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं और लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP डेमू ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जो कोंकण रेलवेज कारपोरेशन लिमिटेड है, इसने नेपाल के साथ जो नेपाल रेलवे विभाग है उसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। जो निर्मला सीतारमण है ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। पीयूष गोयल जो हैं ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे 2020 में। ऑप्शन सी सही है।
अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस पर समिति थी, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस पर समिति थी, ये कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? जो आर्मेनिया की मुद्रा है उसे द्राम कहते हैं। ऑप्शन ये सही है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, यूएसए की मुद्रा है, ग्राम ऐसी कोई मुद्रा नहीं है, और जो रुपया है ये भारत की मुद्रा है, यानी कि इंडिया की मुद्रा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है शिक्षा मित्र? ऑप्शन ये है कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षक हैं उन्हें कहा जाता है, कि विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षकों को कहा जाता है, कि कला महाविद्यालय के लिए जो शिक्षक हैं उन्हें कहा जाता है, या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, प्राथमिक विद्यालय के जो लिए शिक्षक हैं उन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता है। ये प्रश्न सभी को ज्ञात होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में काम करता है और प्रशासनिक विंग लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। ये तो बात बिल्कुल सही है। भारत आज़ाद होने के पश्चात जो उत्तर प्रदेश का न्यायिक विंग है, यानी कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है, और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यानी कि प्रशासनिक संबंधित कार्य कहाँ होते हैं? लखनऊ में होते हैं। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन सही है, कथन ये सही है। दूसरा है कि 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता है, ये तो बात सही है। और आगे कहता है कि न्यायिक विंग को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया है, ये बात गलत है। भाई जो इलाहाबाद में क्या है? न्यायालय है, ना कि प्रशासनिक विंग है। ये ऑप्शन जो बी है ये गलत है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है और जो राजधानी है वो लखनऊ में है। प्रशासनिक काम लखनऊ में होते हैं, ना कि न्यायिक काम। लखनऊ में है, ये खंडपीठ है, लेकिन जो मेन जो उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट है, मुख्य रूप से वो इलाहाबाद में है, और जो उसकी जो शाखा है वो खंडपीठ है, वो लखनऊ में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते हैं, ये बात गलत है। आगे कहता है कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ में आ गए, ये भी बात गलत है। इस प्रकार ऑप्शन ये केवल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। उत्तर में 2 राज्य हैं, एक उत्तराखंड है और दूसरा हिमाचल प्रदेश है। इन 2 राज्यों से उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में सीमा साझा करता है। अब आते हैं पूरब में। पूरब में 2 राज्य से सीमा साझा करता है, बिहार से और झारखंड से। ये 2 राज्यों से सीमा साझा करता है पूरब में। दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से दक्षिण में सीमा साझा करता है। और पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में भी 2 राज्य से सीमा साझा करता है, राजस्थान और हरियाणा। इन 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। और यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इससे सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। यहाँ पर नेपाल है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर,
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जो जिला है ये शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ पर देखिए, बिहार से सीमा साझा करता है, झारखंड से करता है और नीचे छत्तीसगढ़ से करता है यहाँ पर, और इस पश्चिम में मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। और यहाँ पर ललितपुर जिला है जो मध्य प्रदेश में काफी घुसा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिला है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और लखीमपुर में उत्तर प्रदेश का मात्र एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पीलीभीत जिला है। पीलीभीत जिला में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत में एक फुलहर झील है यहाँ पर, और फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आदित्यनाथ योगी हैं। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की जो सीट है 31 सीट है और विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है। रिपीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है और जो सीट है विधान परिषद की 403 है, विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो मछली एवं तीर कमान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है। और इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान हो गया। ऐसे ही प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग उत्तर प्रदेश का थोड़ा थोड़ा करके सामान्य ज्ञान सीखेंगे और परीक्षा से पहले हम लोग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सीख लेंगे। तो आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट मिलता रहे, यानी कि समय से क्लासें मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।